तो भाई देखो, एक फिक्शनल टाउन है जिसका नाम हेडनफील्ड होता है। कहानी की शुरुआत होती है 1963 हैलोवीन नाइट पर, जहां पर 6 साल का माइकल मायर्स जो होता है वो अपनी बहन जूडिथ को मार डालता है, वो भी एक किचन नाइफ से। और उसके अगले 15 साल तक उसको सैनिटेरियम में रखा जाता है। अब उसके बाद में 30 अक्टूबर 1978 को जो माइकल के साइकियाट्रिस्ट होते हैं यानी कि डॉक्टर सैमुअल लूमिस, वो उसको एक कोर्ट हियरिंग के लिए ले जा रहे थे, लेकिन तभी वहां से माइकल भाग जाता है। जिसके बाद वो टाउन के अंदर थोड़ी सी तबाही मचाता है, काफी लोगों को मारता है, कुछ बच्चों को भी डराता है, जिससे पूरे टाउन में ही दहशत का माहौल हो जाता है। अब तभी यहाँ पर माइकल लॉरी नाम की एक बेबी सिटर पर नजर रखने लगता है, बेसिकली उसको स्टॉक करने लगता है, जिसके साथ में उसकी दोस्त एनी ब्रैकेट भी होती है। अब यहाँ पर लॉरी और एनी अलग अलग बच्चों को बेबी सिट करती हैं, जैसे कि लॉरी यहाँ पर टॉमी नाम के बच्चे को बेबी सिट कर रही थी और यहाँ पर एनी जो थी वो लिंडसी नाम की एक लड़की को बेबी सिटिंग देती है। अब मीनवाइल डॉक्टर सैमुअल लूमिस जो होते हैं वो यहाँ पर एनी के फादर के पास में जाते हैं, जिनका नाम होता है ली ब्रैकेट, जो कि उस वक्त पुलिस इंचार्ज होते हैं। स्टार्टिंग में वो इस चीज पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देते। खैर अब आगे चल के माइकल एनी को मार डालता है, लेकिन लॉरी यहाँ पर टॉमी और लिंडसी को किसी तरह से बचा लेती है, जिस दौरान लॉरी घायल भी हो जाती है। अब लॉरी यहाँ पर माइकल पर काफी वार करती है, उसको काफी हर्ट भी करती है, जिसके बाद में जब लॉरी नीचे देखती है तो वहाँ पर माइकल नहीं होता और वो वहाँ से गायब हो जाता है। अब 2018 वाली जो हैलोवीन है उसमें कहानी काफी आगे चली जाती है। माइकल यहाँ पर एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में 40 साल तक रहता है और फिर उसको एक मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन के लिए ले जाया जाता है, जिस दौरान माइकल उस बस को क्रैश करवा देता है और वहां से भाग जाता है। इन सब के बारे में हम हैलोवीन किल्स में बात करने वाले हैं, तो यहाँ पर आप शॉर्ट में समझ लीजिए। अब बात करें दूसरी तरफ लॉरी स्ट्रोड के बारे में, तो वो माइकल के फियर में ही इतने सालों से जी रही थी। वो काफी ज्यादा ड्रिंक करती है और बहुत ही अलग जगह पर रहती है, जहाँ पर उसने खुद को ट्रेन किया था माइकल को मारने के लिए, क्योंकि वो जानती थी कि माइकल कभी ना कभी यहाँ पर जरूर आएगा। अब बात करें यहाँ पर लॉरी की पर्सनल लाइफ के बारे में, तो उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम कैरन होता है और कैरन की भी बेटी होती है जिसका नाम एलिसन था। यहाँ पर कैरन को लॉरी से दूर ले जाया गया था क्योंकि वो बचपन से ही उसको ट्रेन कर रही थी माइकल से लड़ने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर कैरन से उसका कोई भी कांटेक्ट नहीं था, लेकिन लॉरी अपनी ग्रैंड डॉटर एलिसन से हमेशा मिला करती थी। और यहाँ पर अब टाइम काफी आगे जा चुका है, जहाँ पर माइकल का पहला साइकियाट्रिस्ट यानी कि डॉक्टर लूमिस मारे जा चुके हैं और फिलहाल माइकल जिस डॉक्टर की देख रेख में है उनका नाम होता है डॉक्टर रणबीर सार्डीन, जो कि खुद ही थोड़ा सा पागल होता है। खैर अब यहाँ पर माइकल फिर से टाउन के अंदर किलिंग्स करना शुरू कर देता है और वो लॉरी के सन इन लॉ यानी कि रे को भी मार डालता है। जिसके बाद में माइकल जो होता है वो लॉरी के घर पर पहुंच जाता है और यहाँ पर उसको लॉरी के घर पर कोई और नहीं बल्कि यही डॉक्टर रणबीर सार्डीन लाया था। अब यहाँ पर इन तीनों की काफी खतरनाक लड़ाई होती है, जिस दौरान यहाँ पर लॉरी काफी घायल हो जाती है और उसके पेट पर इंजरी आ जाती है, लेकिन ये तीनों किसी तरह से उसको बेसमेंट के अंदर बंद कर देते हैं और पूरे घर के अंदर ही आग लगा देते हैं, जिस दौरान ये तीनों ही उस घर से बाहर निकल जाते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एलिसन के बॉयफ्रेंड कैमरन को, जो कि अपने दोस्त ऑस्कर के फोन पर कॉल करता है कि उसने थोड़ा सा कांड कर दिया है, क्योंकि वो एलिसन पर चीट कर रहा था और उसने उसको पकड़ लिया था और एलिसन उससे काफी गुस्सा है। लेकिन यहाँ पर ऑस्कर का जो कॉल होता है वॉइस मेल पर चला जाता है और तभी हम ये देखते हैं कि माइकल मायर्स ने ऑस्कर को मार डाला है। और ये माइकल का एक सिग्नेचर मूव है और वो काफी ज्यादा क्रिएटिव है कि वो कुछ लोगों को इस तरह से मारता है और उनको लटका देता है। और तभी उसको फ्रैंक हॉकिंस यहाँ पर रोड पर जख्मी हालत में दिखते हैं, जिनको लास्ट मूवी में सार्डीन ने घायल कर दिया था और माइकल भाग गया था। खैर अब कैमरन जाकर फ्रैंक को उठाता है और हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है और यहाँ फ्रैंक ये बोलते हैं कि माइकल को मरना ही होगा और वही माइकल को खत्म करेंगे, लेकिन ये बातें कैमरन को समझ में नहीं आती। अब तभी हम हैलोवीन 1978 की एंडिंग के बाद का एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहां पर माइकल रोड से भागता है और फ्रैंक हॉकिंस उसको देखकर उसका पीछा करते हैं। भागते हुए माइकल एक जगह पर रुक जाता है और फ्रैंक यहां पर गोली चलाने लगता है, लेकिन उसको कुछ भी असर नहीं होता। लाइक एवरी सिंगल बुलेट वॉज मिसिंग।
खैर तभी यहाँ पर माइकल एक लेफ्ट टर्न लेता है और फ्रैंक वहाँ पर भागकर जाता है, लेकिन शॉकिंगली माइकल वहाँ पर नहीं था। अब इससे पहले कुछ भी हो पाता वहाँ पर फ्रैंक की टीम आ जाती है और माइकल वहाँ से गायब हो गया था। अब फ्रैंक अपने पार्टनर पीट मकेब के साथ में माइकल को ढूंढने लगता है और वो ये बताता है कि बचपन में वो माइकल का दोस्त हुआ करता था। उसकी माँ उनके घर पर उसको खेलने भेजा करती थी। माइकल यहाँ पर काफी शांत बच्चा था और ऐसा होना काफी शॉकिंग था उसके लिए। तभी हम देखते हैं कुछ बच्चों को जो कि लॉनी नाम के एक बच्चे को बुली कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आकर उनको ये बोलती है कि वो लोग घर चले जाएं क्योंकि टाउन के अंदर एक सीरियल किलर घूम रहा है। सारे बच्चे लॉनी को अकेला छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं और लॉनी भागते हुए अपने घर की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर वो रास्ते में फिसलकर गिर जाता है और उसके साथ में वहाँ पर पंपकिन भी टूट जाता है। और ये रेफरेंस है हैलोवीन मूवी पोस्टर का। और तभी उसके पास में माइकल आ जाता है, जिससे लॉनी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो उसको बोलता है कि वो उसे ना मारे। लेकिन तभी वहाँ पर फ्रैंक और पीट आ जाते हैं और लॉनी उनको बोलता है कि माइकल यहाँ पर आया था, यानी कि बोगीमैन या फिर माइकल मायर्स को द शेप नाम से भी जाना जाता है। तभी वो लोग माइकल के घर को देखते हैं और समझ जाते हैं कि वो वहीं पर गया होगा। फ्रैंक और पीट माइकल के घर में जाते हैं, जहां पर उनको एक मरा हुआ कुत्ता मिलता है, जो कि अगेन एक रेफरेंस है इसी फ्रेंचाइजी का। खैर वो घर के अंदर सभी जगह पर ढूंढने लगते हैं और पीट ऊपर माइकल के सिस्टर वाले रूम में आ जाता है, जहां से ये सब शुरू हुआ था। पीट विंडो के पास में खड़ा होता है कि तभी माइकल वार्डरोब से निकल कर आता है और पीट पर अटैक करके उसको चोक करने लगता है। फ्रैंक भी अब पीट की आवाज सुनकर वहां पर आ गया था और माइकल को रोकने की कोशिश में उसको शूट कर देता है, बट बुलेट यहाँ पर पीट के गले में लग जाती है और माइकल वहां से चला जाता है। अब फ्रैंक यहाँ पर पीट को संभालने के लिए जाता है, जहाँ पर वो ये पूछता है कि क्या फ्रैंक ने माइकल को पकड़ लिया है, जिस पर फ्रैंक दुख में कुछ भी नहीं बोलता। और आप इसको कंपेयर करो हैलोवीन किल्स वाले सीन से, जहाँ पर फ्रैंक बिल्कुल ऐसे ही पड़ा होता है और कैमरन यहाँ पर उसको संभालता है। अब तक वहाँ पर पुलिस की सारी टीम आ जाती है और उनके साथ में डॉक्टर लूमिस भी थे, जो कि घर के अंदर फ्रैंक से पूछते हैं कि क्या उसने माइकल को पकड़ा या फिर माइकल ने फिर से किसी को मारा, जिस पर फ्रैंक कुछ भी नहीं बोलता। और अब अगले ही सीन में हम माइकल को सभी पुलिस ऑफिसर्स के सामने खड़ा हुआ देखते हैं। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और कहानी वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहां पर हैलोवीन 2018 का टाइम होता है और एक कपल वैनेसा और मार्कस एक बार में बैठे होते हैं। उनके साथ वाली टेबल पर कुछ और लोग भी बैठे थे, जो कि काफी हंसी मजाक कर रहे थे और मार्कस उनको रोकता है कि वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा शांत रहें, और वो लोग वैसा ही करते हैं। खैर मार्कस अब ड्रिंक्स लेने के लिए जाता है और बारटेंडर उसको ये बताता है कि जो लोग उसके पास में बैठे हैं वो लॉरी के काइंड ऑफ फ्रेंड्स हैं, जो कि माइकल की सर्वाइवर थी, और वो लोग हर साल हैलोवीन पर वहां पर आकर जश्न मनाते हैं। अब स्टेज के ऊपर लॉनी आता है, जिसको हमने 1978 वाली फ्लैशबैक में देखा था, जहां पर कुछ बच्चे उसको परेशान कर रहे थे और उसके सामने माइकल भी आ गया था। अब वो टॉमी को स्टेज पर इनवाइट करता है और टॉमी वही है जिसकी 1978 हैलोवीन में लॉरी बेबी सिटिंग कर रही थी, जब माइकल ने उस पर अटैक किया था। टॉमी स्टेज पर आकर माइकल के बारे में बताता है कि वो बहुत ही खतरनाक है और कैसे उसने बहुत सारे लोगों को मारा है इस टाउन में। अब टॉमी यहाँ पर सबसे पहले याद करता है बेबी सिटर एनी को, जो कि लिंडसी की बेबी सिटर थी। उसके बाद में वो यहाँ पर अपने फ्रेंड्स का इंट्रोडक्शन करवाता है, जो कि माइकल के सर्वाइवर थे। सबसे पहले हम देखते हैं लिंडसी वेलस को, जिसकी बेबी सिटर थी एनी ब्रैकेट, जिसको माइकल ने पहली मूवी में कार के अंदर मार डाला था, और एनी यहाँ पर ऑफिसर ली ब्रैकेट की बेटी थी। सेकंड हम देखते हैं मैरन चेम्बर्स को, जिस पर भी माइकल ने अटैक किया था, बट वो बच गई थी। और आखिरी में हम देखते हैं लॉनी को, जिसको हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, यानी कि 1978 वाले पास्ट में देखा था, जहाँ पर माइकल उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। टॉमी आगे बोलता है कि माइकल उनके लिए जरूर आएगा और अब वो उससे डरेंगे नहीं और माइकल का सामना करेंगे। अब तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं 2018 वाली मूवी की एंडिंग को, जहां पर हम देखते हैं लॉरी को, जिसको कैरन और एलिसन हॉस्पिटल ले जा रही होती है, और वो लोग रास्ते से जाते हुए फायर फाइटर्स को देखती हैं जो लॉरी के ही घर पर जा रहे थे, और लॉरी तभी चिल्लाने लगती है कि वो वहां पर ना जाएं और माइकल को जलकर मर जाने दें। लेकिन ऑब्वियसली वो फायर फाइटर्स उनकी नहीं सुनते। हम तभी उन सभी फायर फाइटर्स को लॉरी के जलते हुए घर में जाते हुए देखते हैं, जो कि आग को बुझाने लगते हैं, और एक फाइटर बेसमेंट टूटने से उसके अंदर जाकर गिर जाता है।
बेसमेंट के अंदर माइकल उसको दिखाई देता है जिसने अभी तक खुद को आग से बचा रखा था और माइकल उस फायर फाइटर को जान से मार देता है। अब दूसरा फायर फाइटर वहां पर आता है जिसको भी माइकल पकड़कर नीचे खींच लेता है और वो उसको भी जान से मार डालता है। अब माइकल जलते हुए घर से बाहर जाता है जहां पर सारे फायर फाइटर्स थे और उन्होंने अपने पार्टनर्स की आवाजें भी सुन ली थी जिनको माइकल ने अंदर मार डाला था और वो लोग अब माइकल से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पर माइकल ने फायर फाइटर्स का ही हथियार लिया हुआ था और वो एक एक करके सबको ब्रूटली जान से मार देता है। तभी हम हॉस्पिटल को देखते हैं जहां पर लॉरी को लाया जाता है और यहाँ पर ऑफिसर ब्रैकेट भी थे जो कि लॉरी का नाम सुनकर उसको पहचान लेते हैं। अब हॉस्पिटल के अंदर लॉरी की पेट की सर्जरी करी जाती है जहां पर कैरन अपनी रिंग को देखकर अपने हस्बैंड रे को याद कर रोने लगती है जिसको माइकल ने मार दिया था। एलिसन भी कैरन के पास आकर रे को याद करती है और वो दोनों ही इमोशनल हो जाती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं एक ओल्ड कपल को जो कि अपने घर पर चिल कर रहे थे और तभी वहां पर माइकल ब्रेक इन कर देता है जो कि माइकल का सिग्नेचर मूव है। अब फिल यहाँ पर माइकल को बाथरूम में देख लेता है जो कि काफी खतरनाक लग रहा था। वो बोलता है कि उसने एक मॉन्स्टर मास्क पहना हुआ है। वो अपनी वाइफ सॉन्ड्रा से यहाँ पर भागने को बोलता है लेकिन तभी यहाँ पर माइकल फिल को पकड़ लेता है और उसको मार देता है। वाइफ सॉन्ड्रा भागने की कोशिश करती है बट माइकल वहाँ पर आ जाता है और एक ट्यूबलाइट से सॉन्ड्रा को नेक में स्टैब कर मार डालता है जो कि काफी ब्रूटल था। अब सॉन्ड्रा साइड में पड़ी हुई थी जिसकी जान धीरे धीरे निकल रही थी और तभी माइकल उसके हस्बैंड यानी कि फिल के ऊपर अलग अलग नाइफ्स को स्टैब करके अपने लिए एक नाइफ को सेलेक्ट करता है जो कि अगेन उसका एक सिग्नेचर मूव है। माइकल इसी तरह किसी न किसी घर में घुस जाता है और अपने लिए एक परफेक्ट नाइफ को सेलेक्ट करता है। अब ऐसा करके वो वहां से बाहर चला जाता है। अगले सीन में लॉनी को कैमरन का कॉल आता है और वो उसको फ्रैंक के अटैक के बारे में बताता है और लॉनी कैमरन के पास जाने लगता है। दूसरी ओर हम लॉरी के घर के पास बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स और शेरिफ बार्कर को देखते हैं जो कि वहां के नजारे को देखकर सहम गए थे एज वहां पर सभी लोग बहुत ही बुरी तरह से मरे पड़े थे। बार में अब टीवी पर ये न्यूज पॉडकास्ट हो जाती है जहां पर बताया जाता है कि कुछ हाउसेस पर अटैक किया गया है और साथ ही साथ 2 प्रिजनर्स के पास से बस एक्सीडेंट के एस्केप के बारे में बताया जाता है जिसमें से एक माइकल होता है और एक और कोई आदमी था। और इस बस का एक्सीडेंट जो हुआ था वो 2018 वाली हैलोवीन में हुआ था जहां से माइकल एस्केप कर गया था। मतलब कि जो 2018 वाली कहानी है और 2021 वाली कहानी है उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, चंद कुछ घंटों या फिर कुछ मिनट्स का फर्क है। जैसे कि 1978 के बाद में यहाँ पर 2018 में काफी बड़ा टाइम जंप आया था लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब वो अलग बात है कि यहाँ पर हमको 1978 के बाद में हुआ क्या था वो बताया गया है कि एंड में माइकल कैसे भागा था और उसको कैसे पकड़ा गया था जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छा मसाला भरा गया है। अब अगले सीन में हम माइकल के घर को देखते हैं जहाँ पर 2 दोस्त बिग जॉन और लिटिल जॉन रहा करते थे। तभी वहाँ पर 3 बच्चे आकर उन दोनों के साथ में थोड़ी सी मस्ती करते हैं और बिग जॉन और लिटिल जॉन उन लोगों को माइकल के नाम से डराकर वहाँ से भगा देते हैं। अब आपको याद होगा कि लॉनी को 3 बच्चे 1978 वाली मूवी में परेशान करते थे, तो यहाँ पर जो लिटिल जॉन और बिग जॉन को परेशान कर रहे हैं वो ग्रुप जो है वो इसी को दर्शाता है। यहाँ पर ये गंदा मजाक करते हैं कि उसने ब्लेड निकल लिया है जो कि यहाँ पर हैलोवीन 2 का रेफरेंस है। वहाँ पर भी सेम चीज हुई थी। अब अगले सीन में हम हॉस्पिटल में देखते हैं जहां पर फ्रैंक को लाया जाता है और शेरिफ बार्कर कैरन और डेप्यूटी ग्रेहम एलिसन से बात करते हैं। बात करने पर एलिसन और कैरन बताती हैं कि कैसे माइकल ने उन पर अटैक किया था और वो हमेशा से ही लॉरी के पीछे था। लेकिन एलिसन ये बोलती है कि माइकल के डॉक्टर की वजह से ही माइकल लॉरी तक पहुंचा था। अब उन दोनों को पता चलता है कि असल में माइकल जिंदा है और कैरन इससे बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो लॉरी की सेफ्टी के लिए हॉस्पिटल स्टाफ से बात करने लगती है। एलिसन भी बाहर आती है जहां पर उसको कैमरन मिलता है जो कि उसको टॉमी के बारे में बताता है कि टॉमी माइकल को मारने जा रहा है और एलिसन कैमरन के साथ जाने लगती है बट कैरन उसको रोक देती है और लॉरी के पास ही रुकने का बोलती है। एलिसन लॉरी के रूम में आ जाती है जहां पर उसको आखिरी मूवी के विजन्स आते हैं और वो लॉरी के पास उसका नाइफ छोड़कर बाहर चली जाती है। बाहर एलिसन और कैमरन टॉमी के पास जाते हैं और उनके पास वेनिसा और मार्कस भी आते हैं। वो लोग अब अलग अलग बंट जाते हैं और टॉमी कुछ लोगों के साथ दूसरी ओर माइकल को ढूंढने जाता है। लाइक एलिसन, लॉनी और कैमरन अलग अलग जाते हैं। बात करें दूसरे ग्रुप की तो लिंडसी, वेनेसा, मार्कस और मैरन दूसरी ओर जाते हैं। अब कुछ ही दूर जाकर लिंडसी को एक पार्क में वो बच्चे दिखाई देते हैं जो कि लिटिल जॉन और बिग जॉन को परेशान कर रहे थे, यानी कि जो माइकल के घर पर आए थे। लिंडसी उनके पास में जाकर उनको घर जाने का बोलती है लेकिन तभी माइकल वहां पर आ जाता है जिसने उन 3 बच्चों में से एक को मार दिया था और उसका मास्क अपने पास रख लिया था।
जिसके बाद में लिंडसी बाकी के दोनों बच्चों को वहां से भागने का बोलती है और वो ऐसा ही करते हैं। माइकल कार में बैठे लोगों पर अटैक कर देता है और एक एक करके मैरन, मार्कस और वेनेसा को जान से मार देता है और लिंडसी माइकल को देखकर पार्क में छुप जाती है, जिसको माइकल ढूंढने लगता है। एंड ये किल्स काफी ब्रूटल थे, मतलब कि माइकल तो मार्कस के सीधा आंख में ही चाकू घुसा देता है। अब थोड़ी देर के बाद में टॉमी भी वहां पर आ जाता है और उसको मैरन, मार्कस और वेनिसा जो होते हैं वो हैलोवीन मास्क से कवर्ड पार्क में डेड मिलते हैं। और यहाँ पर आप इन तीनों के मास्क को ध्यान से देखिए, ये एक रेफरेंस है हैलोवीन पार्ट 3 का, यानी कि सीजन ऑफ द विच का, जो कि 1982 में आई थी। अब टॉमी आगे जाकर ढूंढता है तो उसको लिंडसी भी मिल जाती है, जिसकी हालत काफी खराब थी और वो उसको लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है। हॉस्पिटल में अब तक बहुत सारे लोग आ चुके थे, क्योंकि बहुत सारे लोग आज मारे जा चुके थे। टॉमी वहां पर आता है और वो सबसे बोलता है कि आज की रात वो सब मिलकर माइकल को खत्म कर देंगे और सभी लोग यहाँ पर टॉमी का साथ देते हैं। शेरिफ बारकर टॉमी से बोलते हैं कि वो लोग शांत हो जाए और पुलिस को अपना काम करने दे, जिस पर टॉमी ये बोलता है कि सिस्टम माइकल को रोकने में ऑलरेडी फेल हो चुका है और अब वो लोग खुद ही माइकल से निपट लेंगे। लॉरी तभी होश में आ जाती है और कैरन लॉरी के पास में आ जाती है, जहाँ पर एलिसन नहीं थी। कैरन यहाँ पर एलिसन को ना देखकर शॉक्ड हो जाती है और तभी उसको वहाँ पर उसका छोड़ा हुआ नोट मिलता है, बट कैरन एलिसन के बारे में और माइकल के बारे में लॉरी को कुछ भी नहीं बताती और ये बोलती है कि हाँ, माइकल मारा गया है। लॉरी के वार्ड में फ्रैंक को भी तभी लाया जाता है और वो लोग आपस में बात करते हैं, एज फ्रैंक ने पहली मूवी में लॉरी को बचाया था और वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद भी करते थे। इनफैक्ट उन्होंने किस भी करी थी। यहाँ पर लॉरी अपनी फीलिंग जाहिर करने लगती है, ये सोचकर कि फ्रैंक बेहोश है, लेकिन तभी फ्रैंक होश में आ जाता है, जिससे लॉरी काफी ज्यादा हंसने लगती है। तभी टॉमी वार्ड में आता है और वो लॉरी को ये बता देता है कि माइकल बच गया है और टॉमी माइकल को मार देगा। लॉरी ये सुनकर काफी गुस्से में आ जाती है और अब वो अपने बेड से उठकर खड़ी हो जाती है और एक पेन किलर का इंजेक्शन खुद को लगाती है, जहाँ पर कैरन उसको रोक रही थी, बट लॉरी ये बोलती है कि उसको माइकल को रोकना ही होगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं माइकल के घर को, जहाँ पर बिग जॉन और लिटिल जॉन को डोर्स पर बैंग की आवाज सुनाई देती है, लेकिन बाहर जाकर देखने पर कोई भी नहीं होता। अब घर के अंदर उन लोगों को ब्लड स्टेन्स दिखाई देते हैं और वो समझ जाते हैं कि कोई ब्रेक इन कर गया है और वो लोग नाइफ लेकर घर में ढूंढने लगते हैं। अब वो दोनों माइकल को ढूंढने के लिए ऊपर जाते हैं, जहाँ पर माइकल उन दोनों को ही जान से मार देता है। एक की तो वो आंखें फोड़ देता है और एक को वो ऑफ द स्क्रीन मारता है। तभी हम हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर दूसरा प्रिजनर हेल्प मांगने आता है, जो कि भाग गया था और उसकी फोटो भी न्यूज में दिखाई जा रही थी, जिस वजह से सबको ये लगता है कि वही माइकल है और वो उसके पीछे पड़ जाते हैं और उनको देखकर वो भागने लगता है। मतलब कि पूरे टाउन ने माइकल की असली शक्ल देखी भी नहीं है और उनको लगने लगता है कि वही माइकल है। ग्रेट। खैर लॉरी और कैरन उसको देखकर चिल्लाते भी हैं कि वो माइकल नहीं है, बट कोई भी उनकी बात नहीं सुनता। और इसी बीच लॉरी के पेट के जो स्टिचेस होते हैं वो टूट जाते हैं, क्योंकि उसकी भिड़ंत एक आदमी से हो जाती है और तभी उसको वापस वार्ड में लाया जाता है। कैरन भीड़ से बचकर उस प्रिजनर को बचाने जाती है और उसके पास जाकर बोलती है कि कैरन जानती है कि वो प्रिजनर माइकल नहीं है। कैरन उसको वहाँ भीड़ से बचाने के लिए लॉक कर देती है, बट सभी लोग वहाँ पर ब्रेक इन कर जाते हैं और डोर पर उसके लिए चिल्लाने लगते हैं। वो प्रिजनर इससे बहुत ही ज्यादा डर जाता है और विंडो से कूदकर अपनी जान दे देता है और उसका सर जो होता है वो बिल्कुल तरबूज यानी कि वाटरमेलन की तरह खुल जाता है। नीचे टॉमी आकर ली ब्रैकेट से पूछता है और ली बोलता है कि ये माइकल नहीं है और उन लोगों ने एक मासूम को मार दिया है और वो सब लोग खुद ही माइकल की तरह मॉन्स्टर्स बन गए हैं। कैरन भी यहाँ पर टॉमी से नाराज हो जाती है, क्योंकि उसकी वजह से मासूम मारा गया था और टॉमी कैरन से माफी मांगते हुए अपनी गलती को सुधारने का बोलता है। वार्ड के अंदर लॉरी और फ्रैंक बात करते हैं, जहाँ पर फ्रैंक बोलता है कि उसी की वजह से सब कुछ हो रहा है, क्योंकि 1978 में लूमिस माइकल को मारने वाला था। तो फ्रैंक को लगा कि माइकल के अंदर 6 साल का बच्चा है जो कि सुधर सकता है और फ्रैंक ने लूमिस को रोक दिया था। डैम यू फ्रैंक। तभी हम 1978 का फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर पुलिस वाले माइकल को मार रहे थे और वहाँ पर लूमिस माइकल को शूट करने वाला था, लेकिन वहाँ पर फ्रैंक ने उसको रोक दिया। अब थोड़ी देर के बाद में फ्रैंक का पार्टनर उससे ये बोलता है कि वो किसी को भी ना बताए कि पीट की डेथ फ्रैंक के हाथों से ही हुई है। उसका ये कहना था कि वो ये बोले कि पीट ने गलती से खुद को ही मार लिया था और वो ऑफिसर फ्रैंक की गन को एक गन से चेंज कर देता है। तभी मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है और लॉरी फ्रैंक को समझाती है कि उनको माइकल को खत्म करना होगा, क्योंकि उसने बहुत से मासूमों की जान ली है और अब वो कोई 6 साल का बच्चा नहीं है।
लेकिन फ्रैंक का अभी भी यही कहना था कि माइकल एक 6 साल का बच्चा है जिसका दिमाग जानवर का है और शरीर एक आदमी का। और जिस वक्त पीट की मौत हुई थी तब पीट उसी जगह पर खड़ा हुआ था जहां पर माइकल खड़ा होता था, और शायद से पीट घर के बाहर नहीं देख रहा था बल्कि घर के अंदर ही देख रहा था अपने रिफ्लेक्शन को। और माइकल किस लिए लोगों को मारता है, उसका क्या रीजन है, ये किसी को भी नहीं पता, बट उसको सिर्फ एक चीज चाहिए, उसको अपने घर जाना है। साथ ही साथ इस सीन में हम आखिरी मूवी के फ्लैशबैक को भी देखते हैं जिसमें डॉक्टर ने फ्रैंक पर अटैक करके माइकल को बचाया था और एलिसन भी ये सब देखकर सहम गई थी। अब बात करें उस डॉक्टर का हुआ क्या, तो माइकल ने उसको भी मार डाला था और उसकी बॉडी हमको हॉस्पिटल में भी दिखाई गई थी जिसको एलिसन ने देखा था। अब हम देखते हैं एलिसन, लॉनी और कैमरन को जो कि माइकल के घर के बाहर आ गए थे और वो लोग माइकल के घर अंदर जाने का डिसाइड करते हैं, जहां पर लॉनी एलिसन और कैमरन को बाहर कार में ही छोड़कर अंदर जाने का डिसाइड करता है। बट उसके अंदर जाते ही एलिसन और कैमरन भी अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब एलिसन और कैमरन भी घर के अंदर एंटर कर जाते हैं और सब जगह ढूंढने लगते हैं और उनको लॉनी की डेड बॉडी वहां पर एटिक से बाहर आती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर कैमरन रोने लगता है और तभी माइकल वहां पर आकर उस पर भी अटैक कर देता है। वो उसको मल्टीपल स्टैब्स करता है। एलिसन यहाँ पर कैमरन को बचाने की कोशिश करती है बट माइकल उसको घायल करके स्टेयर से नीचे फेंक देता है, जिससे कि एलिसन के पैर में गहरी चोट आ जाती है, जो कि रेफरेंस है 1978 वाली मूवी का, जहाँ पर लॉरी के साथ भी सेम चीज हुई थी। वो भागते भागते नीचे गिर गई थी और उसके पैर में चोट आ गई थी। माइकल अब कैमरन को पीट पीट कर मारने लगता है और उसके सर को स्टेयर रेलिंग्स के पार करके सर को ट्विस्ट करके उसको जान से मार डालता है, जिससे कि यहाँ पर एलिसन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। अब माइकल एलिसन के पास जाकर उसको भी मारने ही वाला होता है और वो उसको उकसाती भी है कि वो उसको मार डाले, लेकिन तभी पीछे से कैरन आकर माइकल की पीठ पर पिच फोक से हमला कर देती है और उसका मास्क निकालकर बाहर भाग जाती है। कैरन माइकल को उकसाती है कि ये घर वही है जहाँ पर माइकल ने अपनी बहन को पहली बार मारा था और ये जगह, ये स्पॉट भी सेम है और वो उसके पीछे आए। और कहीं ना कहीं माइकल मायर्स का इस मास्क से काफी ज्यादा गहरा कनेक्शन है, क्योंकि इसको देखते ही उसके अंदर कुछ खलबली होने लगती है। और ये मास्क यहाँ पर माइकल ने 2018 वाली हैलोवीन मूवी में चुराया था, वो भी उन न्यूज रिपोर्टर्स को मारकर, जो कि स्टार्टिंग में उसको उकसाने आए थे उसका इंटरव्यू लेने के लिए, वो भी इस मास्क को दिखाकर। माइकल अब कैरन के पीछे आने लगता है और कैरन भागने लगती है। वो माइकल को लाकर टॉमी और बाकी सभी के बीच में खड़ा कर देती है और बोलती है गॉचा, जो कि अगेन एक रेफरेंस है 2018 वाली हैलोवीन मूवी के आखिरी सीन का, जहां पर वो उसको बेसमेंट के अंदर फंसा देती हैं। खैर अब सभी लोग माइकल को घेर लेते हैं और उस पर अटैक करने लगते हैं और उसको मारने लगते हैं। अब एक एक करके वो सभी लोग उस पर बुलेट शूट करते हैं, उसको नाइफ से मारते हैं, पिच फोक से मारते हैं, बेसबॉल बैट से मारते हैं और फाइनली कैरन माइकल के पीठ पर नाइफ से उसको स्टैब कर देती है। अब कैरन वापस एलिसन के पास जाती है जहां पर पुलिस आ चुकी थी और वो एलिसन के पास में जाकर बैठ जाती है। तभी हम लॉरी के नरेशन में ये सुनते हैं कि माइकल के नाम का डर ही उसका दिया हुआ कर्स है और लोग ये दिखावा करते हैं कि माइकल है ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता, माइकल है। उसका ये कहना था कि वो ईविल का एक एसेंस है और कोई भी आम आदमी इतनी सारी चीजों को सहन नहीं कर सकता, और शायद से अगर उनको ये बात पहले पता होती तो वो कब का माइकल को खत्म कर देते। यहाँ पर ये बात भी उठती है कि माइकल जितनी ज्यादा किलिंग्स करता है या फिर जितनी ज्यादा किलिंग्स होती हैं उससे उसको ताकत मिलती है और यही रीजन है कि वो आज तक कभी मरा नहीं है। तो सर्टेनली यहाँ पर एक सुपर नेचुरल हॉरर एलिमेंट डालने की कोशिश करी गई है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अब यहाँ पर लॉरी एक बात और बोलती है कि शायद से माइकल आज मरेगा नहीं, या फिर वो कल उनको मिलेगा या फिर अगले हैलोवीन पर, लेकिन वो उनको मिलेगा जरूर। अब जैसे ही यहाँ पर लॉरी ये बोलती है कि किलिंग से माइकल को शक्ति मिलती है, तभी यहाँ पर माइकल को शूट करने ली आता है, लेकिन सडनली माइकल खड़ा हो जाता है और एक एक करके सबको जान से मारने लगता है और वो टॉमी को भी जान से मार देता है। इधर कैरन खड़ी होती है और उसको माइकल की सिस्टर के रूम में किसी की स्पिरिट दिखाई देती है, जो कि सर्टेनली 6 साल के माइकल की होगी, जिसने की जोकर वाले कपड़े और मास्क पहना हुआ था, जो कि 1978 की स्टार्टिंग है। तभी वो उस रूम के अंदर जाती है और उसी सेम स्पॉट पर खड़ी हो जाती है जहां पर माइकल खड़ा हुआ करता था, और तभी अचानक से ही आउट ऑफ नोवेयर माइकल पीछे आ जाता है और हम ये देखते हैं कि वो उसको स्टैब करके जान से मार देता है। साथ ही साथ हम हॉस्पिटल में लॉरी को भी देखते हैं, जिसके फेस एक्सप्रेशंस काफी खतरनाक थे, एज इफ कि वो ये सब फील कर पा रही थी। और तभी माइकल अपने घर में अपनी रिफ्लेक्शन को विंडो ग्लास पर देखता है, जहां पर एक बात हमेशा से उठती आई है कि यहाँ पर इस टाउन में कुछ भी इंटरेस्टिंग या फिर हैपनिंग नहीं होता है। दोस्तों ये थी हैलोवीन किल्स मूवी की कहानी। अब इसके बाद में इसका आखिरी पार्ट यानी कि हैलोवीन एंड्स की कहानी भी जरूर आएगी।
अब देखो यहाँ पर इस फिल्म को काफी मिक्स रिव्यूज मिले हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में इसकी रेटिंग जो थी वो 7.5 थी और इस वक्त वो 6.2 है। हो सकता है कि ये थोड़ी सी और नीचे गिर जाएगी। बात करें यहाँ पर पॉजिटिव चीजों के बारे में जो कि लोग कह रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो क्रिएटिव किल्स, रेफरेंसेस और परफॉर्मेंसेस काफी अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पर इसको इसके स्क्रीन प्ले और लैक ऑफ इनोवेशन के लिए क्रिटिसाइज किया गया है। बात करें हैलोवीन एंड्स के बारे में जो कि अगले साल आएगा, वो आने वाला है अक्टूबर 14 को। बात करते हैं कुछ रेफरेंसेस के बारे में। अब यहाँ पर पीट और फ्रैंक को माइकल के घर में एक डेड डॉग मिला था और ऐसा ही डेड डॉग लूमिस को फर्स्ट पार्ट में भी मिला था। हैलोवीन 1978 के बाद में यहाँ पर ऑफिसर ली ब्रैकेट का रिटर्न होता है और जब एंड में ये सभी लोग माइकल को मारने वाले थे तो यहाँ पर ली अपना फेवरेट डायलॉग बोलता है जो कि पहली मूवी के अंदर भी उन्होंने बोला था, जो कि होता है, हे माइकल, इट्स हैलोवीन, एवरीवन्स एंटाइटल्ड टू वन गुड स्केयर। अब बात करते हैं यहाँ पर एंडिंग के बारे में कि माइकल असल में है कौन, क्योंकि कोई भी नॉर्मल आदमी इतने सारे स्टैब्स को, बहुत सारी बुलेट फायर्स को और इतने सारी चीजों को कैसे सहन कर सकता है। लाइक उसको जलाया गया, गोली मारी गई, उसको स्टैब करा गया, लेकिन वो फिर भी नहीं मरा। और एंड में जिस हिसाब से यहाँ पर लॉरी ने एक स्पीच दी थी, वहां से साफ लगता है कि ये इविल इनकारनेशन है। अब अगर हम यहाँ पर लॉरी की स्पीच के हिसाब से जाते हैं कि यहाँ पर जैसे जैसे किलिंग्स होती हैं तो माइकल को और ज्यादा ताकत मिलती है, और उसने ये भी बोला था कि किसी आम आदमी के लिए इतना कुछ सहना आसान नहीं है, बल्कि बिल्कुल नामुमकिन है। तो हैलोवीन के बाकी पार्ट्स में ये बताया गया है कि उसको पजेस करा गया है कर्स ऑफ थॉर्न के द्वारा, जो कि एक डिमोनिक फोर्स होती है, जहाँ पर होस्ट के जरिए उसकी फैमिली को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, और वो भी यहाँ पर हैलोवीन नाइट पर। लेकिन ये कहा जाता है कि 1978 और 2018 वाला जो माइकल मायर्स है वो एक आम आदमी है, लेकिन यहाँ पर लॉरी की स्टेटमेंट सुनकर मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। अदरवाइज वो एसेंस ऑफ इविल की बात क्यों करेगी और ये क्यों बोलेगी कि माइकल किलिंग्स करेगा या फिर किलिंग्स होंगी तो उसको शक्ति मिलेगी, विच इज रियली एब्सर्ड। अब या फिर यहाँ पर ये भी हो सकता है कि असाइलम के अंदर उस पर काफी एक्सपेरिमेंट्स किए गए होंगे, जहाँ पर उसको तरह तरह की पिल्स या फिर ड्रग्स दिया गया होगा, जहाँ पर उसको पेन महसूस ही नहीं होता। और मुझे अच्छे से याद है एक मूवी है जिसका नाम है मिडनाइट मीट ट्रेन। वहाँ पर एक आदमी था जिसको गोली लगती थी लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता था और वो कुछ टैबलेट्स लिया करता था। अब देखो हो कुछ भी मूवी काफी मजेदार है। यहाँ पर जो म्यूजिक यहाँ पर दिया गया है वो काफी बढ़िया है और वो जो पियानो की ट्यून आती है वो काफी मस्त लगती है। अब ऑब्वियसली जॉन कारपेंटर की तरफ से म्यूजिक थोड़ा बहुत दिया गया है तो वो मजेदार तो होना ही है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या लगता है कि माइकल मायर्स कौन है, वो एक आम आदमी है या फिर उसको ड्रग्स दिए गए हैं या फिर वो कोई डीमन है या फिर कोई सुपर नेचुरल ह्यूमन है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो